तो आज की जो हमारी क्लास चल रही है दैट इज़ अ रिविजनरी वीडियो ऑफ द CFA L1 डेरिवेटिव सब्जेक्ट। इसके मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले आप 2 पार्ट देखिए, उसके बाद ये वीडियो देख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो आज के टॉपिक में मतलब आज के जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव प्राइसिंग एंड इट्स वैल्यूएशन, कि डेरिवेटिव किस तरीके से प्राइसिंग होती है और किस तरीके से हम वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन प्राइसिंग देखेंगे एंड ऑप्शन वैल्यूएशन देखेंगे। एक्चुअल में कुछ सिंबल्स है जो कि मैं बताने वाला हूँ कि ये सिंबल्स हम आने वाली वीडियोस में मतलब कि यूज़ करेंगे, इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉक प्राइस को हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। यूरोपियन कॉल को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, अमेरिकन कॉल को कैपिटल सी से, यूरोपियन पुट को स्मॉल पी से एंड अमेरिकन पुट को कैपिटल पी से। जहाँ पे हम आज खड़े हैं दैट विल बी द 0th टाइम, जहाँ पे हम वैल्यूएशन कर रहे हैं दैट विल बी द स्मॉल th टाइम, और जहाँ पे एक्सपायरी होनी है दैट इज अ कैपिटल th टाइम। और इनके बीच का डिफरेंस मैं डिनोट करूंगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t से। तो वो जीरो यहाँ पे हर जगह जीरो लग जाएगा, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल t लग जाएगा और यहाँ पे कैपिटल T लग जाएगा। देखो हमें पता है कि जो ऑप्शन होता है वो कंटिंजेंट क्लेम होता है, तो उस केस में चाहे हम ऑप्शन प्रीमियम बोले या ऑप्शन प्राइस बोले या ऑप्शन वैल्यू बोले, एक ही बात होती है। तो इन 3 टर्म्स को मैं अक्रॉस दी वीडियो मैं इंटरचेंजेबली बोलते रहूँगा। जब एक्सपायरी होती है तो यूरोपियन ऑप्शन का जो प्राइस होता है दैट इज इक्वल टू इट्स पे ऑफ, कि हाँ जितने पैसे दिए थे वही वही मिल रहा है, हमें पे ऑफ मिल रहा है, सेम थिंग। और वही चीज़ अमेरिकन के लिए एप्लीकेबल होगी। हो सकता है पॉइंट समझ आए ना आए, कोई बात नहीं, लिव इट, आगे जो कंटेंट है उससे पूरी चीज़ समझ आ जाएगी। पॉइंट वैल्यू ऑफ सी टी, स्मॉल सी और स्मॉल पी की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स यूरोपियन। यूरोपियन वो होते हैं जिनको सिर्फ एक्सरसाइज में एक्सपायरी पर ही कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तो या तो मिलेगा 0 या तो मिलेगा ST माइनस एक्स। कब मिलेगा 0? जब हम बेट को हम हार गए हो। कब हारेंगे? जब हमारा जो प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से नीचे चला गया हो। और कब जीतेंगे? जब एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा हो। अब पुट की वैल्यू वही उल्टी होगी, जब एक्सरसाइज प्राइस कम हो और जो हमारा एक्चुअल प्राइस है वो ज़्यादा हो, तब हमें 0 मिलेगी, अदरवाइज x माइनस ST मिलेगा। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दैट इज एक्सरसाइज वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड मनीनेस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डेरिवेटिव्स का लेवल 2 का एक तरह से बेस बनाने में हेल्प करते हैं। वी आर एज्यूमिंग कि 6 मंथ्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी प्राइस चल रहा है 830, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 800 पे। C0 या मतलब कैपिटल सी या स्मॉल सी कुछ भी हम मान सकते हो। अभी यूरोपियन और अमेरिकन का डिफरेंस वगैरह उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, अभी जस्ट हम 3 चीज़ें समझ रहे हैं, एक्सरसाइज वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड मनीनेस, ठीक है। एंड P0 मैं स्मॉल कैपिटल में बोलूँगा नहीं आगे से ये चीज़, ठीक है ना, और वो है 119। ओके, मतलब कि आज शेयर चल रहा है 830 का, आपको दिख रहा है। आज जो एक्सरसाइज प्राइस है वो दिख रहा है 800 का है। अगर मैं आज 800 पे कॉल बाय करूँगा तो ऑलरेडी मैं 30 रुपीज़ के तो प्रॉफिट पे बैठा ही हूँ ना। जो एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो मैं मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कह सकते हैं, इसके अंदर की वैल्यू, कि कम से कम कॉल, मतलब मिनिमम वर्ड बोलना गलत होगा क्योंकि मिनिमम वाला एक आगे टर्मिनोलॉजी आएगी, बट हाँ अभी के लिए कह सकते हैं कि मतलब एटलीस्ट 30 रुपये तो होना चाहिए ना, क्योंकि 30 रुपये तो फायदे में आज ही बैठा है बंदा। अगर कोई 800 पे बैठ 800 अगर आज शेयर का रेट या एसेट का रेट चल रहा है 830 रुपये, और मैं बोलूँ शेयर 800 से ऊपर जाएगा, अरे भाई 830 तो पहले ही है, 30 रुपये तो पहले से ही है ना, तो 30 तो देने ही पड़ेंगे मिनिमम। मतलब मिनिमम वर्ड कहना अभी के लिए गलत होगा, बट हाँ अभी के लिए जस्ट मतलब अभी तो कह सकते हैं, बट बाद के लिए वो चीज़ गलत रहेगी। बट स्टिल वी कैन से कि हाँ 30 रुपये तो मिनिमम रहेगा। अब उस 30 रुपये जो एक्चुअल में दिख रहा है, अरे तो मतलब दिख ही रहा है कि तो फायदा है, तो दैट 30 रुपीज़ इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 830 के शेयर पे बैठ के बोलूँ कि शेयर का रेट 800 से नीचे जाएगा, तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। अरे भाई अगर 800 से, मान लो मैं 800 पे बैठा हूँ और मैं बोलूँ शेयर का रेट ना 830 से नीचे जाएगा या 840 से नीचे जाएगा या 850 से नीचे जाएगा, अरे भाई 800 ही चल रहे, नीचे तो चल ही रहा है, तब पुट की वैल्यू होती है। कॉल या पुट की वैल्यू तब होती है, वैल्यू इन द सेंस की इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके अंदर की वैल्यू, वो तब होती है जब वो पहले से ही फायदे में बैठा हो। और जब कोई चीज़ फायदे में होती है उसे कहते हैं मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। अगर देखो इस एग्जाम्पल में मैं एक बार सब इरेज कर देता हूँ जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। देखो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हम 830 पे बैठे हैं और मैंने बोला शेयर 800 से ऊपर जाएगा। कौन फायदे में है? कॉल फायदे में है। अगर आप आज की कॉल बाय करोगे तो आज 30 रुपये में आप आज ही बैठे हो ना, तो इसे कह सकते हैं कॉल इज इन द मनी। अब वही चीज़ अगर मैं पुट के साथ बोलूँ,
आज शेयर चल रहा है 830 का और मैंने बोला शेयर का रेट 800 से नीचे जाएगा, तो 800 से नीचे तो है नहीं ना, तो पुट इज आउट ऑफ द मनी। अगर मैं 830 पे होके 830 पे ही बोलूँ कि 830 से ऊपर या 830 से नीचे, इसे कहते हैं कॉल इज इन द मनी या पुट इज एट द मनी। मतलब कॉल इसी रेट पे अगर मैं कॉल करूँ या इसी रेट पे मैं पुट करूँ। द थिंग इज इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताई। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, शुरू में हम सिर्फ एक बार कॉल लेके चलते हैं। कॉल की वैल्यू है 119 रुपये। अब ये 119 रुपये में ये आई कैसे वैल्यू, उसके अंदर कह सकते हैं कि आज अगर मैं 830 जो रेट चल रहा है उस पर रह के बोलता हूँ शेयर 800 से ऊपर जाएगा। देखो 30 रुपये तो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 30 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दी इंट्रिंसिक वैल्यू। और 100 लेकिन है तो कॉल 119 की, 119 में से 30 तो है इंट्रिंसिक वैल्यू और बाकी जो बची है दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू। मतलब कि इतना टाइम जो रहता है, जो 6 मंथ्स का रहता है, 6 मंथ्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है उस चीज़ के पैसे। अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो फिर ज़्यादा पैसे मांगेंगे और अगर कम वॉलेटिलिटी होगी तो कम पैसे मांगेंगे। अगली चीज़ पुट। अगर आप पुट में देखो, पुट तो घाटे में है, मतलब पुट इज़ आउट ऑफ द मनी। देखो ना यहाँ पे चीज़ 830 की है आज और मैं बोलूँ शेयर 800 से नीचे जाएगा, मतलब कि ये तो दम वाली बात है ना। मतलब शेयर अभी ऊपर चल रहा है, मैं उससे भी नीचे की बेट लगा रहा हूँ, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है ना, अंदर की तो कोई वैल्यू है नहीं। अंदर की वैल्यू तब होती है जब आज ही फायदे में बैठे होते। तो अल्टीमेटली जो 48 रुपीज़ में दे रहा हूँ ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो कह सकते कॉल इज इन द मनी एंड पुट इज आउट ऑफ द मनी। और अगर उसी पे रह के उसी की बात करें दैट इज नोन एज एट द मनी। अगली चीज़ हम देखते हैं, दैट इज 6 मंथ्स कॉल ऑप्शन है 70 पे, 70 पे देख रहे हैं जो कि अभी चल रहा है। मतलब एक लेट मी जस्ट क्लैरिफाई माई सेल्फ। जो 6 मंथ की कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 70 पे 4.7 की मिल रही है। अभी प्राइस चल रहा है 71। अब देखो ज़रा, अभी प्राइस चल रहा है 71 और मैं बात कर रहा हूँ 70 की। कॉल इज इन द मनी या पुट इज इन द मनी। देखो ना, शेयर का प्राइस 71 चल रहा है, ये S0 है, और एक्स का प्राइस जिस पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं दैट इज 70। मैं आज ही कहता हूँ कि शेयर का प्राइस ना 70 से ऊपर जाएगा, अरे ऊपर तो है ही, इसका मतलब कॉल इज इन द मनी। कितना इन द मनी, 1 रुपये का इन द मनी, और एक कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, मतलब 4.7 में से 1 तो है इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर की वैल्यू, और जो बाकी 3.7 है दैट इज टाइम वैल्यू। एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी 18%, ठीक है। मनीनेस, कॉल इज इन द मनी, ये चीज़ मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, 71 माइनस 71 रुपीज़। एक्सट्रिंसिक वैल्यू, देखो ये जो चीज़ है ना, जो टाइम वैल्यू है उसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज वैल्यू भी कह सकते हैं। द थिंग इज, देखो जो मैंने आपको बताया इस चीज़ को कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, और इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो उसकी वैल्यू है उसे कहते हैं टाइम वैल्यू, या कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या कह सकते हैं टाइम वैल्यू, या कह सकते हैं वॉलेटिलिटी प्रीमियम, या कह सकते हैं एक्सरसाइज वैल्यू। देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है एक्सरसाइज वैल्यू, एक होती है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस तो ऊपर मैंने बता दिया, जिस रेट पे बात हो रही है दैट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज वैल्यू इज टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, जितनी वैल्यू है ऑप्शन की माइनस जितना वो मनीनेस में है। अगर वो मनीनेस में है तो वो माइनस कर देंगे, जितना बचेगा, मतलब वही बात होगी ना, टाइम वैल्यू को ही हम कह सकते हैं एक्सरसाइज वैल्यू। मान लो ऊपर वाले एग्जांपल में 68 है प्राइस, तो उसमें देखो ना कॉल इज आउट ऑफ द मनी, मतलब कि अगर मैं बोलूँ आज 70 पे बैठ के शेयर का रेट 70 से ऊपर जाएगा और अभी चल रहा है 68, तो कॉल तो इन द मनी है नहीं, तो पूरा का पूरा ये जो 4.7 है ये पूरा का पूरा क्या है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, वॉलेटिलिटी प्रीमियम, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, तो सब इसमें कह सकते हैं एक्सरसाइज वैल्यू, ठीक है। मान लो 70 रुपीज़ है, इसका मतलब कॉल इज एट द मनी, एट द मनी, तो उसमें भी IV0 तो जीरो होगी, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉल, ठीक है ना। और जो टाइम वैल्यू होगी दैट इज 4.7। मान लो टाइम लेफ्ट 12 मंथ्स की जगह अब 6 मंथ्स है, तो मुझे बताओ 12 महीने में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है या 6 महीने में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, 12 महीने में हो सकती है। अगर 12 का टाइम मैंने 6 कर दिया तो जो टाइम वैल्यू है वुड बी हायर। मैं बताता हूँ किस तरीके से होगी है। देखो IV0 तो सेम रहेगी ना, इंट्रिंसिक वैल्यू तो जितनी है उतनी ही रहेगी। द थिंग इज, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है कि टाइम लेफ्ट इज, अच्छा मैंने उल्टा रीड कर लिया कि अभी तक क्वेश्चन में हमें 6 मंथ्स दिया हुआ था और हम जा रहे हैं 12 मंथ्स में। 6 मंथ्स की वॉलेटिलिटी इतनी है, 12 मंथ्स की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो IV0, मतलब IV0, आई एम कंफ्यूज्ड। द थिंग इज कि IV0 तो उतनी रहेगी ना, इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम देखते हैं कितना आज का प्राइस है माइनस कितनी एक्सरसाइज वैल्यू है, या वाइस वर्सा। टाइम वैल्यू बढ़ेगी अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है, जब टाइम बढ़ता है। तो 6 मंथ से अगर 12 मंथ में पहुंच गए तो टाइम वैल्यू वुड बी हायर। कितना हायर वो डिपेंड करता है कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना SD
कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है। सपोज एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी इज 25% इंस्टेड ऑफ 18%। देखो टाइम वही है, टाइम को अब आप 6 मंथ्स कंसिडर करके चलो, 6 मंथ्स का टाइम है, पहले 18% वॉलेटिलिटी थी, अब 25% वॉलेटिलिटी होगी। इसका मतलब कि उतने ही टाइम में अब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई तो उस केस में ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। टाइम वैल्यू वुड बी हायर बिकॉज ऑप्शन बायर लव्स वॉलेटिलिटी, क्योंकि मैं खरीदने वाला हूँ, मैं क्या चाहता हूँ जो भी हो जोर से हो। 6 मंथ की पुट ऑप्शन है, मान लो x इज इक्वल टू 500, ट्रेडिंग एट 72 पे अभी शेयर चल रहा है, ठीक है, या 72 बोल रहे होंगे, प्राइस होगी, मतलब 72 पे हुआ है x, और प्राइस अभी चल रहा है 490। मुझे बताओ पुट इन द मनी है आउट ऑफ द मनी है? सिंपल सोचो, मैं बोल रहा हूँ शेयर का रेट 490 से नीचे जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा इंटरप्रेट कर दिया, आई डोंट नो वेयर माय माइंड इज राइट नाउ। हाँ, शेयर को मैंने बोला 500 से नीचे जाएगा, ये तो 500 से नीचे ही चल रहा है, मतलब इस 72 के अंदर 10 रुपीज़ इज इंट्रिंसिक वैल्यू, 62 रुपीज़ इज टाइम वैल्यू, सिंपल एज दैट, ठीक है। मान लो शेयर का रेट चल रहा है 510, मैं बोल रहा हूँ शेयर का रेट 500 से नीचे जाएगा, अरे 510 चल रहा है, पुट इज आउट ऑफ द मनी, इसका मतलब कि पूरा का पूरा 72 क्या है, टाइम वैल्यू। अगर मान लो शेयर का रेट चल रहा है 500, अब 500 के अंदर क्या हुआ, पुट इज एट द मनी, एट द मनी का मतलब ये पूरा का पूरा, इसमें टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो पूरा का पूरा 72 क्या है, दैट विल बी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या कह सकते हैं कि टाइम वैल्यू या वॉलेटिलिटी प्रीमियम। सपोज 12 मंथ्स आर लेफ्ट, अब ज़्यादा टाइम बचा है, मतलब कि ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी मतलब ज़्यादा टाइम वैल्यू। देखो द थिंग इज लॉन्ग टर्म कॉल इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन शॉर्ट टर्म कॉल। ऑब्वियसली बात है, कम टाइम में क्या होगा, कम टाइम में कम वॉलेटिलिटी होगी, इसलिए देखो वॉलेटिलिटी की जगह ना अब मैं आगे से टाइम वैल्यू वर्ड यूज़ करूंगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉल हमेशा ज़्यादा होगी शॉर्ट टर्म कॉल से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टाइम वैल्यू कम होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है, और लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कॉल हमेशा महंगी होगी एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कॉल। हाउएवर लॉन्ग टर्म पुट हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म पुट हो वो मे बी और मे नॉट बी, देखो दिस थिंग इज थ्योरेटिकल, रियल लाइफ में आज तक मैंने पर्सनली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म पुट सस्ती है और शॉर्ट टर्म पुट महंगी है, अदरवाइज देयर विल बी एन क्लियर कट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आई विल एक्सप्लेन हाउ। नॉट नेसेसरली मोर वैल्यूएबल, बट इन थ्योरी वी हैव टू लाइक लर्न कि हाँ हो सकता है लॉन्ग टर्म वाली सस्ती हो, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली होगा ही होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम ये देखेंगे इवन इन क्वेश्चंस कि हाँ लॉन्ग टर्म वाली कॉल ज़्यादा, लॉन्ग टर्म वाली पुट भी ज़्यादा होगी, लॉन्ग टर्म वाली कॉल भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक सिनेरियो बन सके, मतलब एक हाइपोथेटिकल भी नहीं कहूँगा, बट हाँ ऐसी चीज़ पॉसिबल, मतलब कहने को तो हो सकता, मतलब टेक्निकली इट्स लाइक सेइंग कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकती, मतलब टेक्निकली कर तो सकती है, बट यार दैट्स मतलब हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, मतलब वैसे तो हिस्ट्री में किया गया है, मतलब हिस्ट्री में हुआ है कि गवर्नमेंट्स ने डिफ़ॉल्ट किया है, बट स्टिल वी कैन से कि मतलब उससे भी कम प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म पुट सस्ती है और शॉर्ट टर्म पुट महंगी है। अब किस तरीके से होगा दैट विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर इन दिस वीडियो, ठीक है। सपोज एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी इज 25%, देखो वॉलेटिलिटी इतनी हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, IV0 तो उतना रहेगा, लेकिन टाइम वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो हम पहले एग्जांपल को भी रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले एग्जांपल में वॉलेटिलिटी हमारी 18% थी, 18% से 25% होगी, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ जाएगा पुट का, ओके। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है किसी भी चीज़ का, कॉल या पुट का, अगर ज़्यादा होगा अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्योंकि देखो ना मैं अगर खरीद रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी हो जोर का हो, अगर मुझे पता है जोर का होना ही है तो आज सामने वाली पार्टी मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी। अगर मुझे पता है जोर का होना नहीं है तो सामने वाला किस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहा है, वो तो कहेगा भाई कम पैसे दे दे, मतलब वो मुझे ललचाने के लिए कहेगा भाई कम पैसे दे दे, मुझसे डील कर ले, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है ना। और अगर उसे पता है, मुझे भी पता है यार वॉलेटिलिटी होनी है, वो कहेगा भाई ज़्यादा पैसे दे, तो हो सकता है जीत जाए, तो उस चीज़ के लिए मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट, ठीक है। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कह सकते हैं कि देखो एक तो होती है थ्योरी वाली चीज़ और एक होती है फीलिंग वाली चीज़, अगर फील से लेके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे मैंने सारे एग्जांपल्स में लेके चला। अगर S0 ज़्यादा है तो कॉल इन द मनी है, पुट आउट ऑफ द मनी है, और वाइस वर्सा। अगर जिस रेट पे बात हो रही है वही रेट चल रहा है तो उस केस में पुट कॉल दोनों एट द मनी है। देखो कोई भी पुट या कॉल दोनों इन द मनी है, दोनों आउट ऑफ द मनी नहीं हो सकता, या तो एक इन द मनी होगा, एक आउट ऑफ द मनी होगा, एक मतलब दूसरा आउट ऑफ द मनी होगा, पहला इन द मनी होगा, इस तरीके से उससे दोनों इन द मनी, दोनों एट द मनी हो सकते हैं, बट दोनों इन द मनी या दोनों आउट ऑफ द मनी नहीं हो सकते वो चीज़, ठीक है। दिस इज़ वेरी लॉजिकल, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। IV और एक्सरसाइज वैल्यू, देखो आ गया वर्ड IV, इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्सरसाइज वैल्यू भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इफ एक्सरसाइज टुडे डिपेंड्स ऑन ओनली S एंड X, ठीक है, मतलब टाइम लेफ्ट है, वॉलेटिलिटी है, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो तो ये देखती है ना कितने का शेयर है, कितने की एक्सरसाइज वैल्यू, उसका डिफरेंस क्या चीज़ है, IV। तो IV ये नहीं देखता कि वॉलेटिलिटी कितना है, टाइम कितना रहता है,
तो ये सब चीज़ें नहीं देखता, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एक्स या एक्स माइनस एस, वो जो हमने किया ऊपर, मतलब जस्ट ये है कि फॉर्मली एक चीज़ लिखी हुई है, दैट्स इट। एन ऑप्शन विल हैव जीरो IV इफ इट्स एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अरे तो इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए तो समझ आई गई बात। एन ऑप्शन विल बी पॉजिटिव, विल हैव पॉजिटिव IV इफ इट्स इन द मनी, अगर वो इन द मनी है तो उसकी पॉजिटिव इन द मनी वैल्यू होगी, टू द एक्सटेंट इट, मतलब कितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जितनी वो इन द मनी है। और अगर कभी भी जो IV है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो होगी, देखो वही चीज़ दी हुई है ना, मैक्सिमम ऑफ जीरो और S माइनस एक्स, या मैक्सिमम ऑफ जीरो और X माइनस एस। ऑन एक्सपायरी, जब एक्सपायरी आएगी तो टाइम वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं ना, तो बाकी अगर अगर उस टाइम पे भी कुछ अगर वैल्यू बची होगी तो उसे क्या कहेंगे, वो तो IV बच जाएगी, ठीक है ना। हेंस ऑप्शन वैल्यू विल बी IV इज इक्वल टू पे ऑफ। वही जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि जो चीज़ जो शायद फर्स्ट एक व्यू में नहीं समझ आया होगा, अब वो शायद क्लियर हो गया होगा। एक्सट्रिंसिक वैल्यू रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ ऑप्शन प्रीमियम ओवर एंड अबव IV, therefore extrinsic value is equal to option premium minus IV0। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, आई थिंक सो, हाँ ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल, जितना मैं प्रीमियम दे रहा हूं, अगर 70 रुपये का प्रीमियम है उसमें से अगर 20 रुपये IV है तो बाकी बचा हुआ क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। वही चीज़ रिपीट कर करके अलग अलग लैंग्वेजेस में, जस्ट बिकॉज कि हाँ क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो हाँ इससे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस, मतलब इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज द एक्स्ट्रा पेमेंट विच द ऑप्शन होल्डर इज रेडी टू पे ऑन द अकाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट। अरे वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, हेंस कॉल्ड टाइम वैल्यू, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, हेंस कॉल्ड वॉलेटिलिटी प्रीमियम। वही नाम बताए हुए हैं, उनकी थोड़ी डिटेल बताए हुए हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वही चीज़ दी हुई है। अगली चीज़ आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन वैल्यू। एक ऑप्शन की वैल्यू 72 रुपीज़ है। देखो एक चीज़ तो हमने समझ ली कि देखो 10 रुपये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अभी बाकी 62 की बाइफर्केशन, देखो बाइफर्केशन इट्स नॉट इन लेवल 1, बट हाँ फ्यूचर में आप सीखेंगे सब चीज़ें। 62 की बाइफर्केशन नहीं सीखेंगे, लेकिन 62 से ज़्यादा होगा या 62 से कम होगा, उस सब की चीज़ों की हम बात करेंगे यहाँ पे। कि जैसे पढ़ते थे ना कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या क्या होता है, लेकिन कितना कितना होता है वो हम इलास्टिसिटी में देखते हैं। जैसे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी हो गया, किस किस का कितना कितना इफेक्ट है वो हम अलग अलग में देखते हैं। इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे हम सिर्फ फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है, लेकिन उनका बाइफर्केशन, जैसे यहाँ पे तो हमने 72 को बाइफर्केट कर दिया, 10 है इंट्रिंसिक वैल्यू और 62 है अदर देन दैट। तो अदर देन दैट की बाइफर्केशन इट्स नॉट इन, कह सकते हैं CFA L1 में वो चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ फैक्टर्स की बात की है, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, एंड दैट इज़ वेरी मच टेस्टेबल इन द एग्जाम, कि हाँ पूछा जा सकता है। लेट्स एक्नॉलेज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। पहली बात आपको पता होना चाहिए मिनिमम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या फर्क है। सर बात तो वही होगी ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, कम से कम उतना प्राइस तो चार्ज करना चाहिए। द थिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट, मतलब हल्का सा डिफरेंस कहूंगा मैं। इन केस ऑफ मिनिमम वैल्यू वी फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन ST एंड PV ऑफ X। जब हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं ना, तो उस केस में देखो X, अगर मैं आज एक्सरसाइज करना चाहूँ तो देखो ना, अगर कोई बंदा वो डील मुझसे ख़त्म करना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ख़त्म करना चाहेगा, तो X के पैसे तो मुझे बाद में मिलने हैं, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। द फैक्ट इज़ वेरी सिंपल। तो IV ऑफ कॉल, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल, वैसे हम देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ST माइनस एक्स। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉल, मिनिमम वैल्यू का कॉल का जो मैं कहूँगा कि एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, मतलब फॉर्मूला कहना गलत रहेगा, बट हाँ ST माइनस PV ऑफ X और जीरो विच एवर इज हायर। IV ऑफ पुट, इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमने देखी है X माइनस ST, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पुट का क्या होगा, X माइनस PV ऑफ ST। तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। Just wait a second. I think so I wrote it here a little wrong. It's not PV of ST, it's actually PV of X. PV of X. It's PV of X, ठीक है। हाँ PV of X निकालेंगे। I wrote that wrong. My mistake. ठीक है। वी आर डिस्कसिंग यूरोपियन ऑप्शन, ये सब चीज़ें यूरोपियन ऑप्शंस में होती हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ अमेरिकन ऑप्शंस वुड बी स्लाइटली डिफरेंट, हो सकता है डिफरेंट हो, वो आगे डिस्कस होगा। आई अश्योर यू, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आगे डिस्कस होगा बोल के मैं छुड़वा दूंगा, वो चीज़ आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट स्टिल हाँ अभी जो चीज़ की है उसको एक बार डिस्कस कर ले। तो उसके बाद यही टॉपिक है अमेरिकन कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इन सब की जो मिनिमम वैल्यू उसका टॉपिक है। ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ, बट हल्का सा डिफरेंस आएगा। ऑप्शन वैल्यू 6 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखो दीज आर द फैक्टर्स जो हम ऊपर मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, जो मेन हेडिंग दी थी हमने, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम वैल्यू, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड डिविडेंड यील्ड। मुझे ये बताओ, कॉल की वैल्यू होती है ST माइनस एक्स,
और कॉल का जो पे ऑफ आता है दैट इज एस टी माइनस एक्स। अब मैं निकाल रहा हूँ, अगर एस टी बढ़ाऊँगा, अगर मैं एस टी को बढ़ाऊंगा तो मेरी कॉल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि एस टी इज़ अ मतलब स्टॉक प्राइस इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ दी कॉल प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आती है, अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। अब मैथमेटिकली फॉर्मूला पुट कर ले रहा है यार, फिगर्स पुट कर लेना, आ जाएगा कुछ चीज़ समझ। तो कह सकते हैं कॉल, कह सकते हैं एक्सरसाइज प्राइस इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ कॉल, या कह सकते हैं कॉल इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स। दोनों चीज़ें सही रहेंगी। तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव रिलेशन है, इसका नेगेटिव रिलेशन है। अगर यही चीज़ मैं पुट के बारे में बात करूँगा, पुट में फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव फंक्शन होगा स्टॉक प्राइस के साथ और ये पॉजिटिव फंक्शन होगा। वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा ऑप्शन प्राइस, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। तो चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों में पॉजिटिव फंक्शन है। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा पुट प्राइस, ठीक है। अगला आता है टाइम लेफ्ट, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा कॉल की वैल्यू, उतनी ज़्यादा पुट की वैल्यू। ये सिर्फ ट्रू है यूरोपियन के लिए, अमेरिकन की अभी मैं बात करूँगा। ये अमेरिकन में ये भी ट्रू है, अमेरिकन में बस इससे रिलेटेड थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी बहसबाजी है, या कह सकते हैं मतलब टेक्निकलिटीज़ हैं कुछ थोड़ी सी। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मुझे ये बताओ, कॉल की बात करते हैं, पुट का ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपके पास एक ऑप्शन मिले कि आज शेयर खरीदो या कॉल खरीदो, आप क्या खरीदोगे? आज आप कॉल खरीदो, क्योंकि कॉल में उतने पैसे नहीं लगने, शेयर में ज़्यादा पैसे लगने हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, कॉल की वैल्यू और ज़्यादा होगी कम होगी, कॉल की वैल्यू और ज़्यादा होगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके पास आज पैसे हैं, आपके पैसे उठा के कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, ज़्यादा कमा सकते थे, बट यू हैव नॉट इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, यू हैव पुट दैट मनी इन द शेयर। तो अगर कोई बंदा शेयर खरीदे, वो तो कहेगा यार मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो मैं शेयर खरीद रहा हूँ, मैं तो कॉल ही खरीद लेता। तो कॉल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ताकि किसी को दुख ना हो कि यार मैं काश कॉल ले लेता तो मैं सस्ते में बच जाता, मैं वो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर देता। तो कह सकते हैं कॉल इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और पुट का नेगेटिव, उल्टा इसका रीज़न है, लॉजिक आप सोच सकते हैं। डिविडेंड यील्ड, मुझे ये बताओ, एक स्टॉक है जिस पर डिविडेंड मिलना है और कॉल है, कॉल लोगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। कौन फ़ायदे में बैठा है? शेयर फायदे में बैठा है। अगर आप शेयर लोगे आपको डिविडेंड मिलेगा, कॉल लोगे डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड के पास जाओ। तो कॉल बैठ के सोचेगा यार मेरे को तो कोई खरीद ही नहीं रहा। तो उस केस में क्या कहते हैं, बेटा कॉल कोई बात नहीं, तेरे को हम ना सस्ता कर देते हैं, तू सस्ता हो जाएगा, लोग तेरे को सस्ते होने की वजह से ले लेंगे। मतलब अल्टीमेटली डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्पैरिटी होगी तो यार वही बात होगी ना, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक है, अगर कोई एसेट है जिससे हमें कोई यील्ड मिलती है, डिविडेंड यील्ड होगी, इंटरेस्ट यील्ड होगी, तो उस केस में जो एसेट का प्राइस है वो कम होगा। एसेट का प्राइस, एसेट वैल्यूएबल है, एसेट ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, कॉल जो होगी वो सस्ती हो जाएगी। कॉल सस्ती हो जाएगी मतलब कि नेगेटिव रिलेशन होगा, जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड उतना कम कॉल का प्राइस, और पुट के साथ नेगेटिव रिलेशन। हमेशा कॉल के साथ सोचना, क्योंकि पुट के साथ सोचना उतना मैं कहूँगा फील वाइज नहीं आता, तो कॉल के साथ सोच के उसका पुट वाइज कर लेना। या फिर कह सकते हैं रिस्क फ्री आए तो इसका सोच के पुट कर लेना, मतलब अब अपने आप कर लो, मैं कंफ्यूजिंग कर दूंगा नहीं तो फिर इस चीज़ को, ठीक है। द फर्स्ट टू फैक्टर्स, अब वही चीज़ के अंदर समझाई हुई है, आई वॉन्ट रीड दैट अगेन एंड अगेन कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव फंक्शन है, क्या नेगेटिव फंक्शन है, ये डिफिकल्ट वंस है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ वो वाला पॉइंट जिसमें टाइम टू मैच्योरिटी वाली बात आ गई, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, कॉल, कॉल का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल टर्म से बात करें, बेटिंग वाली बात ना करें, दैट इज राइट टू बाय। राइट टू बाय मतलब मुझे खरीदने का हक है। अब मान लो खरीदना चाहता हूं तो मेरे पैसे लगेंगे, पैसे मैं आज देना चाहूंगा या बाद में देना चाहूंगा, मैं बाद में देना चाहूंगा। इसका मतलब कि लंबे टाइम में ज़्यादा फायदा है, तो लंबे वाली जो कॉल होगी वो ज़्यादा महंगी होगी। ये जो मैंने बात की पैसे आज देने हैं बाद में देने हैं, इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और जो मैंने बताया वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में कम होगी, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब मैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसे कब देने का मेरा मन है। तो मैं ये चाहता हूँ वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हो, मतलब टाइम ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा टाइम वाला ज़्यादा वॉलेटिलिटी मतलब ज़्यादा महंगा। टाइम वैल्यू भी मैं चाहता हूँ मेरी फेवरेबल, मुझे अच्छी चीज़ क्या लगेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे जब पैसे लेट देने पड़ेंगे, जब मैं पैसे लेट दूंगा तो मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी कह सकता हूँ कि जितना लंबा पीरियड उतनी बढ़िया चीज़, जितनी बढ़िया चीज़ उतने ज़्यादा पैसे सामने वाली पार्टी मांगेगी। तो ये दोनों फैक्टर्स, एक ये है फोर्स 1, ये है फोर्स 2, ये दोनों फोर्स कह रहे हैं भाई लंबे वाली बढ़िया होती है। इसलिए कॉल में तो कोई भी डाउट नहीं है कि देखो हमेशा लंबे वाली कॉल महंगी होगी एज कम्पेयर टू छोटी वाली कॉल। छोटे मतलब टाइम वाइज बात कर रहा हूँ, 12 मंथ्स या 6 मंथ्स, ठीक है ना, तो 12 मंथ्स वाली हमेशा फायदे में रहेगी।
पुट के केस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब क्यों? क्योंकि ये दो फैक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट भागते हैं। कैसे? पुट का अगर हम बात करें, फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? राइट टू सेल। इसमें टाइम वैल्यू, मुझे ये बताओ, वॉलेटिलिटी, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा पुट की वैल्यू। इसका मतलब कि लंबे टाइम में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो सबको पता है ना, लंबे टाइम में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे, तो मतलब कि शॉर्ट टर्म वाली कम होगी और लॉन्ग टर्म वाली ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। पुट में क्या होता है? पैसे मिलने हैं, राइट टू सेल। तो मैं आज बेचना चाहूँगा, आज बेच के पैसे लेना चाहूँगा, या बाद में पैसे लेना चाहूँगा? थिंक लॉजिकली, आज बेच के पैसे देना चाहूँगा, आज पैसे चाहिए या कल पैसे चाहिए? ऑब्वियसली एक बंदा, एक सेंसिबल बंदा, वो क्या करेगा? अगर उसको एक राइट है पैसे मिलने का, वो आज पैसे लेना चाहेगा रादर देन कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। तो कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई एम नॉट सेइंग टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे मिलना वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है और बाद में मिले तो बेकार लगता है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में एक दूसरे को, मैं कहता हूं कि फाइट करते हैं, और अगर ये वाली ज़्यादा होगी तो लॉन्ग टर्म वाली भी ज़्यादा होगी, अगर ये वाला ज़्यादा होगा तो उस केस में शॉर्ट टर्म वाली पुट महंगी होगी और लॉन्ग टर्म वाली पुट सस्ती होगी। मैंने वही बताया, प्रैक्टिकली ऐसा मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा इन माई ट्रेडिंग हिस्ट्री, इन माई इन्वेस्टिंग हिस्ट्री, की कभी ऐसा हुआ कि शॉर्ट टर्म वाली सस्ती होगी, क्योंकि यार क्लियर कट उसमें आर्बिट्राज हो जाएगा, सिंपल। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है। एक बार फॉर्मली पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी? सिंस ऑप्शन प्रोवाइड्स द राइट टू डू समथिंग ग्रेटर देन द टाइम लेफ्ट, मोर वैल्यूएबल ऑप्शन, मोर वैल्यूएबल द ऑप्शन, कि मतलब जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू उसकी होगी। अकॉर्डिंग टू फोर्स 1, ये जो फोर्स मैंने ऊपर बताया, कॉल एंड पुट बोथ शुड बी मोर वैल्यूएबल। हमेशा जो टाइम वैल्यू है, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। वॉलेटिलिटी वाइज अगर हम देखें तो कॉल पुट दोनों चाहते हैं कि भाई लंबे वाली अच्छी है। कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय एट एक्स। कॉल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू बाय एट एक्स। अब बाय करना है, मतलब कि एक्स जाने वाला है, मतलब पैसे देने वाले हैं। पैसे जाएं तो कब जाएं? देरी से जाए तो बेहतर है। दिस इज कॉल्ड फोर्स टू, इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स फोर्स 1 इन केस ऑफ कॉल। कॉल के केस में तो कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। सो लॉन्ग टर्म कॉल इज डेफिनेटली वर्थ मोर देन शॉर्ट टर्म कॉल। पुट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, राइट टू सेल एट एक्स। एक्स मतलब कि एक्स आने वाला है, बेचेंगे तो पैसे आएंगे, जल्दी आए तो बेटर है। दिस इज अ फोर्स, दिस इज फोर्स टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फोर्स। दिस इज एक्टिंग अगेंस्ट फोर्स 1 इन केस ऑफ पुट। पुट के केस में उल्टा काम करता है, सिंपल। द रिलेशनशिप बिटवीन पुट एंड मैच्योरिटी इज एम्बिगुअस। वैसे अगर टेक्निकली बात करें, जस्ट थ्योरी वाइज, पढ़ाई वाइज अगर हम बात करें, एकेडमिक वाइज बात करें, तो हाँ वो चीज़ हो सकता है एम्बिगुअस, बट हाँ इन रियलिटी लॉन्ग टर्म वाली कॉल पुट दोनों हमेशा महंगी होती हैं। शॉर्ट टर्म पुट कैन बी मोर वैल्यूएबल कैन बी देन द लॉन्ग टर्म पुट। दिस हैपन्स इन केस ऑफ डीप इन द मनी पुट, कि बहुत ज़्यादा इन द मनी है, मतलब कि मैं मान लो 500 रुपये पे, 500 रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ शेयर का प्राइस ना 800 से नीचे, 800 से नीचे जाएगा। अरे 500 मतलब 300 इन द मनी है, तो उस केस में ऐसी सिनेरियोज बन सकते हैं, जो कि मतलब उतना पॉसिबल नहीं होता जितना मैंने देखा है। सी प्लस इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ एस प्लस। कह सकते हैं या तो सी प्लस करो या एस प्लस करो, बात तो एक ही है ना। हाउएवर एज कंपेयर टू एस प्लस, सी प्लस सेव्स इंटरेस्ट। वही चीज़ बता रहे हैं यार, मतलब मैं रिपीट करूंगा वो रेपिटेटिव सा लगेगा, जस्ट आई थिंक वी शुड लिव इट। दो चीज़ें और आती है, एक होती है स्टोरेज कॉस्ट, एक होती है कैरिंग कॉस्ट। अब मान लो अगर मैं एक एसेट खरीदूंगा, स्टोर करना पड़ेगा, कॉस्ट लगेगी। बंदे को कॉल पसंद आएगा, शेयर पसंद आएगा, बंदे को कॉल पसंद आएगा। अब कॉल पसंद आएगा तो लोग कॉल के पीछे भागेंगे, कॉल लेंगे तो क्या होगा? कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर स्टोरेज, किसी एसेट में स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है, या कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो उस केस में कॉल इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन। मतलब अगर ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट तो ज़्यादा कॉल की वैल्यू, कम कैरिंग कॉस्ट कम कॉल की वैल्यू, ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट पुट की वैल्यू कम। मतलब समझ गए ना आप किस तरीके से मैं बता रहा हूँ? ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज पुट कॉल पैरिटी फॉर यूरोपियन ऑप्शंस। तो बेसिकली ये जो पुट कॉल पैरिटी है, ये सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस में लगती है। द रीजन बीइंग कि अमेरिकन कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं, तो उसमें ये इक्वेशन उतनी सही नहीं बैठती। नाउ लेट्स सी दैट पुट कॉल पैरिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यूरोपियन पुट एंड कॉल ऑप्शंस ऑन द सेम स्टॉक ऑन द सेम स्टॉक ऑन द सेम स्ट्राइक प्राइस फॉर द सेम मैच्योरिटी। तो ये एक फॉर्मूला है, मैं कहूँगा इक्वेशन है, ये आपको याद करनी होगी। दैट इज P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X। ठीक है, PCP इज बेस्ड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज प्रिंसिपल। ये इक्वेशन गुड होल्ड करेगी, इसका मतलब आर्बिट्राज प्रिवेंट, मैं कहूँगा एलिमिनेट नहीं, मतलब ये इक्वेशन है, इसका मतलब आर्बिट्राज नहीं है। मतलब ये टर्म बोलना भी गलत होगा। द थिंग इज की
अगर किसी बंदे को आर्बिट्राज करना है ना, तो ये अगर ये इक्वेशन इक्वल नहीं हो रही, मतलब आर्बिट्राज पॉसिबल है। अगर ये इक्वेशन इक्वल हो रही है, इसका मतलब कि आर्बिट्राज रिमूव कर दिया गया है। द थिंग इज कि हाँ, ये इक्वेशन बनाई गई ताकि कोई आर्बिट्राज ना कर पाए अगर इक्वल है तो। जो पहला पोर्टफोलियो बनाया है ये वाला P0 और S0 वाला, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट। क्वेश्चन कह सकता है कि हाँ, प्रोटेक्टिव पुट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो P प्लस और S प्लस करेंगे। इसका मतलब अगर सिंपली समझने की बात करें तो कह सकते हैं कि शेयर का रेट मैंने आज 500 में बाय कर लिया, और मैं कहता हूँ कि शेयर का रेट जो है 500 से नीचे जाएगा। मतलब उल्टी चीज़ होगी ना, मतलब मैंने अपने आप को हेज कर लिया। मतलब हेज करना भी ठीक नहीं रहेगा, बट हाँ, मतलब इस तरीके से चीज़ कर ली हमने। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना रेलेवेंस नहीं है जितना डीप में मैं बता रहा हूँ। द थिंग इज जस्ट इग्नोर दैट फैक्ट। ओके, पे ऑफ फ्रॉम एस से कितने पैसे मिलेंगे? ST मिलेगा। मतलब मैंने S बाय किया ना, तो ST मिलेगा, ठीक है। और पे ऑफ फ्रॉम P प्लस से क्या मिलेगा? अगर S कम है X से तो उस केस में X माइनस ST मिलेगा, और S ज़्यादा है X से तो मुझे 0 मिलेगा। नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। तो मैं कह सकता हूँ अगर इन दोनों को कंबाइन कर लूँ तो ये देखो ना, जस्ट लेट मी यूज अनदर पेन, ठीक है। इससे मुझे ST मिलेगा, तो इसका मतलब ST तो मिल ही रहा है, प्लस ST तो होना ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे पहले के केस में मुझे X माइनस ST, तो यहाँ पे मिलेगा X माइनस ST। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैंने 0 लिया। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, या तो मेरा पे ऑफ X होगा या तो मेरा पे ऑफ ST होगा, मैक्सिमम ऑफ देम, ठीक है। तो मतलब कि अब लॉजिकली सोचें इस चीज़ को, मैंने अगर शेयर बाय किया है 500 पे, ठीक है, और मैंने 500 की ही मैंने पुट बाय की है, ठीक है। ये मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, ये मेरा S0 है। शेयर का रेट 600 रुपये चला गया। मुझे बताओ मैं पुट को एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा, मुझे 600 रुपये मिल जाएंगे। 600 रुपये क्या है? ST। अगर मान लो शेयर का प्राइस 500 से 300 रुपये चला गया, मुझे कितना मिलेगा? अरे भाई, मैं तो पुट को एक्सरसाइज करूंगा, मुझे तो 500 पे मिल जाएगा, मतलब मुझे X मिल जाएगा। सिंपल। ये जो होता है ना, मैथमेटिकली अगर हम सोचे तो उतना नहीं ठीक रहता। द थिंग इज कि हाँ, अगर हम लॉजिकली सोचे तो बहुत बढ़िया चीज़ बनती है। जैसे कि इस तरीके से हमने सोचा कि हाँ, अगर हम पुट बाय करेंगे, स्टॉक बाय करेंगे, तो कम से कम देखो ना, अगर नीचे चला गया तो भाई पुट पे चलेगी, ऊपर चला गया तो भाई स्टॉक बेच के पैसे कमा लेंगे। तो बोथ वेज वी आर बेनिफिटिंग, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ऑफ X और ST वी विल गेट। अगली चीज़ आती है दूसरा पोर्टफोलियो जो कि हमने बनाया यहाँ पे, C0 और PV ऑफ X वाला। ये जो C0 और PV ऑफ X होता है, इसे हम कहते हैं फिड्यूशियरी कॉल। देखो, C0 हम X पे कर रहे हैं, और जो PV ऑफ X पे हम एक बॉन्ड कह सकते हैं, ZCB हम बाय कर रहे हैं और फेस वैल्यू X, ठीक है। जो C प्लस की पे ऑफ है, कह सकते हैं कि अगर S कम है तो 0 होगा, S ज़्यादा है तो ST माइनस X होगा। ZCB का पे ऑफ तो X होगा ना। एक 0 कूपन बॉन्ड मैंने परचेज किया जिसकी PV ऑफ X, आज मैं पे कर रहा हूँ कुछ जिससे मुझे फ्यूचर में X मिले, तो फ्यूचर में उसकी पे ऑफ क्या? X है। अगर मैं इनका पे ऑफ कैलकुलेट करूँ तो इस तरीके से आएगा X और ST। मतलब कह सकता हूँ कि दोनों की पे ऑफ सेम है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। दोनों इक्वल होंगी तभी आर्बिट्राज नहीं होगा। अगर एक साइड भारी होगी तो भारी वाली साइड लोग क्या करेंगे? वो बेच देंगे, और छोटी वाली साइड, हल्की वाली साइड बाय कर लेंगे। अल्टीमेटली आर्बिट्राज कैरी आउट हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्राज कैरी आउट होगा तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट कर जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। ओके, वी हैव शोन दैट पे ऑफ फ्रॉम प्रोटेक्टिव पुट इज आइडेंटिकल टू पे ऑफ फ्रॉम फिड्यूशियरी कॉल। तो कह सकते हैं कि दोनों को अगर हम पे ऑफ को कंबाइन करें, दोनों का पे ऑफ सेम आ रहा है, तो दोनों की कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए। इसलिए दोनों की इक्वेशन ही गुड होल्ड करती है। P0 C0 PV ऑफ X। PV ऑफ X का फॉर्मूला यार सबको पता होना चाहिए, X/1 + RF की पावर T। ओके, पुट कॉल पैरिटी कैन बी यूज टू क्रिएट सिंथेटिक पोजीशन। सिंथेटिक पोजीशंस का मतलब एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो बना रहे हैं। जैसे P प्लस करना है, मतलब मुझे P प्लस करना है। अब ये इक्वेशन में साइड में लिखता हूँ, P प्लस S प्लस इज इक्वल टू C प्लस B प्लस। अब मुझे P प्लस करना है। P प्लस करने का ऑप्शन क्या है? मैथमेटिकली सोचो ना यार, इक्वेशन बनी हुई है, तो P प्लस इज इक्वल टू C प्लस B प्लस, और ये S प्लस यहाँ से चला गया तो क्या कर दूंगा? S माइनस। तो क्वेश्चन इस तरीके से मतलब बहुत पूछे जाते हैं कि हाँ, कि C प्लस B प्लस और S माइनस कर दोगे तो सिंथेटिक पुट बन जाएगी। अब वो कहेगी सिंथेटिक कॉल बनानी है, तो एक काम करो ना, यहाँ पे ये P प्लस S प्लस और ये B प्लस जो बॉन्ड प्लस है उसको करूँगा मैं शॉर्ट सेल करूँगा ट्रेजरी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सिंथेटिक शॉर्ट स्टॉक मुझे करना है, मतलब S माइनस करना है, तो वही बात है, इक्वेशन जितने मर्जी घुमा सकते हो, जितना मर्जी कर सकते हो, ठीक है। B प्लस मीन्स बाइंग, या कह सकते हैं कि बाइंग ट्रेजरी, या कह सकते हैं इन्वेस्टिंग एट RF। और शॉर्ट सेल ट्रेजरी का मतलब है या तो हम बोरो कर रहे हैं RF, ठीक है। फॉर एट द मनी यूरोपियन ऑप्शंस, जो एट द मनी यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं
कॉल ऑप्शन विल हैव अ हायर वैल्यू देन पुट ऑप्शन। ये चीज देखो जरा, P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है ना। अब मान लो P0 है 40, ठीक है, और X है 100। मैंने सिर्फ दो चीज़ें मानी है, कुछ भी वैल्यूज लेके चल सकते हो, मैं अपने हिसाब से वैल्यू लेके चलता हूँ जिससे ना और क्लैरिटी से समझ आए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना पहले से कंटेंट, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, प्लस PV ऑफ X, लेट्स से 20 रुपीज़ की पुट है और 900 रुपीज़ का शेयर है। ये क्वेश्चन गुड होल्ड करनी चाहिए। PV ऑफ X देखो, S0 क्या होता है, X क्या होता है, X होता है इसी प्राइस का, तो देख रहे हैं 900 का अगर मैं कुछ PV निकालूंगा तो इससे थोड़ा कम आएगा, लेट से 850, मैं एग्जैक्ट नहीं जा रहा, लेट से 850। तो ऑब्वियसली बात है बैलेंसिंग फिगर मेरे पास यहाँ 70 बचेगा, तो कह सकते हैं कि एट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन में से कॉल की वैल्यू ज़्यादा होगी, पुट की वैल्यू कम होगी, सिंपल। अगली चीज़ आती है पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। अब कहोगे ये इतनी सारी चीज़ें कितनी पैरिटी सीखेंगे, दैट इज़ द लास्ट थिंग। इसमें सिंपल सी चीज़ है, वही उसी को कहते हैं कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और भी सिंपल बल्कि किया हुआ है। देखो हमने किया P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X। हमें पता है कि S0 क्या होता है, PV ऑफ फॉरवर्ड प्राइस, जो फॉरवर्ड में जो आगे फ्यूचर में प्राइस होने वाला है उसका ही तो PV है S। देखो ना, अगर कोई शेयर आज 1000 रुपये में ट्रेड हो रहा है, अगर मैं उसका आज देखो, अगर मैं 1000, एक तो तरीका है आज मैं 1000 रुपये का शेयर ले लूँ और बाद में फ्यूचर में बेच दूँ। दूसरा तरीका आज मैं इसका फ्यूचर ले लूँ, अरे फ्यूचर में तो प्राइस वही होने वाला है जिस पे मैं बेटिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि PV ऑफ फॉरवर्ड प्राइस। तो पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी इस तरीके से बनी है, P0 प्लस S0 को भूल दिया, S0 की जगह हम कर रहे हैं PV ऑफ F कर रहा हूँ मैं, F प्लस, अरे फॉरवर्ड बाय करूँ या शेयर बाय करूँ बात तो एक ही है ना। और यहाँ करते हैं C0 प्लस PV ऑफ X। यहाँ पे हम लेकिन एक चीज़ करते हैं, जब F प्लस करते हैं साथ में एक बॉन्ड बाय कर लेते हैं, ताकि यहाँ शेयर वाली फीलिंग आए, क्योंकि शेयर बाय करते हैं तो पैसे जाते हैं ना। तो कह सकते हैं कि हम जब फॉरवर्ड बाय कर रहे हैं जा कुछ नहीं रहा, लेकिन जाने के लिए हम नकली में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बॉन्ड बाय कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बॉन्ड हमारा एक तरह से RF पे इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू ऑफ F लेते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है, देखो बॉन्ड दो आ गए ना, ये वाला बॉन्ड है फेस वैल्यू F का लेते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू का देख रहे हैं ना, फॉरवर्ड प्राइस का देख रहे हैं। और ये वाला जो बॉन्ड है बॉन्ड 2, इस बॉन्ड 2 में हम ये वाला X का देखते हैं, एक्सरसाइज प्राइस का हम देखते हैं, ठीक है। अगली चीज़ हम बात करते हैं, दैट इज पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी एंड पुट कॉल पैरिटी आर आइडेंटिटीज, दैट इज दे मस्ट होल्ड गुड, डजेंट मैटर एज टू विच डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी स्टॉक कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, हमें नहीं पता, हमेशा ये गुड होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन सही होनी चाहिए। व्हाट इज द वॉलेटिलिटी, कोई भी वॉलेटिलिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, कुछ हो, कोई मैटर नहीं करता। ऑफ कोर्स इफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर प्रेजेंट, वही बात है यार, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाएगी तो हो सकता है ना कि मान लो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 प्लस 90, ये हो सकता है कि मान लो ये बन गया 35। अब कहोगे सर ये तो इक्वल नहीं है, आर्बिट्राज हो जाएगा। अरे आर्बिट्राज करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी, वो कॉस्ट करने के चक्कर में तुम आर्बिट्राज कर ही नहीं पाओगे। तो हो सकता है इट मे नॉट बी ट्रू इन द रियल वर्ल्ड, द थिंग इज कि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, व्हिच इज दी वे दे मे नॉट होल्ड गुड बट स्टिल पीपल वोंट बी एबल टू डू आर्बिट्राज, ठीक है। अगली चीज आती है वैल्यू ऑफ यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन की वैल्यू किस तरीके से करते हैं, बाइनोमियल मॉडल से। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जो हम टॉपिक करने वाले दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक हाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। देखो नाम में छिपा हुआ है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो रिस्क फ्री हो जाए। कंसिडर 1 ईयर यूरोपियन कॉल एट 510। मान लो एक एक्सरसाइज प्राइस है 510 और उस पर हम कॉल ले रहे हैं और अभी प्राइस चल रहा है 500 रुपये। पॉसिबल शेयर प्राइस, मुझे लगता है शेयर या तो 600 होगा या तो 450 होगा, और RF क्या है 4%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब कितने की इसकी कॉल ऑप्शन होनी चाहिए कि आर्बिट्राज ना हो पाए। देखो इसको एक बार डायग्राम में अगर हम लिखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। प्राइस अभी चल रहा है 500, एक्सरसाइज प्राइस है 510, या तो 600 जाएगा या तो 450 जाएगा। अगर 600 गया तो 510 से 600 के बीच का कितना मुझे फ़ायदा होगा, या तो 90 मिलेंगे। अगर 450 गया कॉल लैप्स होगी, मुझे यहाँ पे 0 रुपीज़ मिलेंगे। फिर एक फॉर्मूला होता है हेज रेशियो का। बेसिकली ये किस तरीके से ड्राइव हुआ है दैट इज़ नॉट मतलब कह सकता हूँ सिलेबस में नहीं है, उतना कंसिडर नहीं करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक कह सकते हैं कि एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है CU माइनस CD डिवाइड बाय अपसाइड माइनस डाउन साइड।
इसको अगर हम फॉर्मूले को छोड़ के अगर हम फील वाइज देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना कॉल का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय पे ऑफ का डिफरेंस, सिंपल 90 माइनस 0 डिवाइड बाय 600 माइनस 450 दैट इज 0.6। अभी हेज रेशियो काम क्या करती है कि हमें पता चल जाता है कितने शेयर हमें बाय करने हैं या सेल करने हैं। देखो अब हमें क्या बनाना है, हमें एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाना है। रिस्क फ्री पोर्टफोलियो मतलब कि एक अगर बुलिश है तो दूसरा बेयरिश होगा, एक बेयरिश है तो दूसरा बुलिश होना चाहिए। तो अगर हमें कॉल ऑप्शन बाय करें, अगर हमें कॉल ऑप्शन बाय करें, ये जो हेज रेशियो का मतलब एक बार समझा रहा हूँ, अगर हमें कॉल ऑप्शन बाय करें या तो 0.6 शेयर बाय करें तो वो दोनों का जो पे ऑफ होगा वो दोनों इक्विवेलेंट माने जाएंगे। हेंस रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज C माइनस और 0.6 प्लस। देखो जो शेयर बाय किया वो है बुलिश और ये कह सकते हैं काइंड ऑफ बेयरिश, यह है बुलिश और यह है बेयरिश। या फिर कह सकते हैं C प्लस क्या है बुलिश और C माइनस क्या है बेयरिश। समझे ना, मतलब एक बुलिश लेंगे एक बेयरिश लेंगे। जो भी हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम इसको लेके चलेंगे, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बट द थिंग इसकी सिंप्लिसिटी जाओ ना यार, सिंपल करो चीज़ों को, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, प्राइस ये चल रहा है, ये ऊपर इतना ऊपर जा सकता है, इतने नीचे जा सकता है। तो मैंने दिखाया इसकी अप साइड पे गया तो इतना जीतूंगा, डाउन साइड पे गया तो इतना जीतूंगा। मैंने इसका निकाल लिया था ऊपर, देखो यहाँ पे हमने इसकी 0.6 इसकी हेज रेशियो निकाल ली थी। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने 0.6 शेयर बाय किए, देखो मैंने क्या चीज़ किया, आप सिचुएशन को समझो हमने किया क्या है। मैंने अगर 0.6 शेयर बाय किए हैं तो 0.6 इंटू 600, मान लो ये सिचुएशन आई ना, यहाँ पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 0.6 इंटू 600 मिलेंगे माइनस 90, क्योंकि मैंने कॉल बेची थी। देखो ना मैंने क्या किया था, मैंने किया था 0.6 शेयर बाय किए थे और कॉल मैंने सेल की थी, मतलब कि कॉल में फ़ायदा हो गया। फ़ायदा किसको, कॉल बायर को, तो मतलब मेरी जेब से 90 रुपीज़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली मुझे कितने मिलेंगे, 270 रुपये मिलेंगे। अब मान लो नीचे चला गया प्राइस, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 0.6 क्योंकि शेयर बाई किए थे इंटू 450 माइनस कॉल के लिए मुझे कुछ देना ही नहीं पैसे, मैं फ़ायदे में हूँ, ठीक है, -0, तो अल्टीमेटली आ गया ये भी 270। तो अल्टीमेटली ये जो हमने हेज रेशियो निकाली है वो इस तरीके से रेशियो निकल के आती है कि अल्टीमेटली दोनों का जो पे ऑफ है, मतलब कि इस एसेट का जो पे ऑफ है वो क्या बन जाता है, वो एक रिस्क फ्री, मैं कहता हूँ रिस्क फ्री एसेट बन जाता है, ठीक है। अगला आता है वैल्यू। अब मुझे बताओ इसका मतलब कि ये जो फ्यूचर में मिलना है इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो वो इसके बराबर आनी चाहिए, सिंपल है ना। अगर नहीं है तो आर्बिट्राज होगा। आर्बिट्राज को प्रिवेंट करने के लिए ये इक्वेशन गुड होल्ड करनी चाहिए। तो कह सकते हैं फ्यूचर में मुझे 270 मिलने हैं, तो 270 डिवाइडेड बाय 1.04, ये आ गया 259। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने शुरू में क्या किया था, मैंने 0.6 शेयर बाय किए थे और कॉल मैंने सेल की थी। 0.6 शेयर बाय किए थे, मतलब कि 0.6 इंटू 500 कितना हो गया, ये जितना भी हो गया ये 300 हो गया। तो 300 में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा मेरे पास एक कॉल की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉल की वैल्यू शुड बी 40.38। अगर इससे ऊपर नीचे है तो उस केस में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि हाँ चीज़ें समझ आ जाए। इसको डायग्राम के बेसिस से समझने की ज़्यादा बड़ी रहेगा। 1000 रुपये का शेयर चल रहा है, एक्सरसाइज प्राइस इज 990, 1300 के ऊपर गया तो कितने मिलेंगे, 990 1300 माइनस 990 तो हमारा आ गया 310। अगर इससे नीचे चला गया तो कॉल लैप्स तो मुझे 0 मिलेंगे। अब इसकी मैं हेज रेशियो निकाल रहा हूँ, कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि कॉल का पे ऑफ माइनस एक्चुअल शेयर का पे ऑफ डिवाइड बाय शेयर का पे ऑफ, कॉल का पे ऑफ डिवाइडेड बाय शेयर का पे ऑफ, मतलब 1300 माइनस 800। सो यहाँ पे कैलकुलेटेड है दैट इज 0.62। अब मैं क्या करूँगा, मैं 0.62 शेयर को तो बाय करूँगा और कॉल को मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पैसे कितने मिलेंगे, देखो एक तो तरीका ऊपर वाला, एक है नीचे वाला। जहाँ पे इजी कहाँ रहेगा, अभी हम एक बार और करेंगे फिर समझ आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मुझे पैसे मिलेंगे 0.62 इंटू 1300 माइनस ये कॉल के पैसे देने पड़ेंगे, या तो सिंपल ये कर लो ना 0.62 इंटू 800। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ एक साइड का कैलकुलेट करना है, दूसरी साइड का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है ना। और इसमें मेरे कितने पैसे जाएंगे, एक तो मैंने क्या किया, मैंने शेयर बाय किया तो 0.62 इंटू 1000 माइनस कॉल मैंने सेल किया, कॉल मैंने सेल किया तो मेरे यहाँ पे पैसे आएंगे। जस्ट लेट मी सी है, एक्चुअली यहाँ पे हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। देखो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ। एक्चुअली में प्लस क्यों नहीं कर रहे, द रीजन बीइंग जब मैं शेयर खरीद रहा हूँ मेरी जेब में पैसे जा रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं मैं उसे नेगेटिव में नहीं दिखा रहा, मैं उसे पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ। 0.62 इंटू 1000
और कॉल में मेरे पास पैसे आ रहे हैं, देखो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए रेवेन्यू माइनस करते हैं और रेवेन्यू निकालने के लिए कॉस्ट माइनस करते हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर उसे रेवेन्यू की तरह ट्रीट करें और मुझे कॉस्ट निकालनी है तो रेवेन्यू को मैं लेस करूँगा, तो जो पैसे आ रहे हैं उसको मैं लेस करूँगा, दैट इज C0 विल बी, C0 को हम लेस करेंगे, ठीक है। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू दिस, लेकिन इसका PV भी तो करेंगे क्योंकि इसको 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, जितना भी इसका टाइम पीरियड है 1.04 टू द पावर 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है कि ये जो वैल्यू आई 496 आ गई, 496 डिवाइड बाई 1.04, अब इसको हम 0.62 इससे इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम में स्पेंड कर रहा हूँ। 800 का प्राइस चल रहा है, 800 है एक्सरसाइज प्राइस, 960 चला गया तो 160 मिलेंगे, अगर ये चला गया तो कॉल लैप्स तो 0 मिलेंगे। कॉल का डिफरेंस, पे ऑफ का डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी 0.67 इज द हेज रेशियो, या 2/3 कह सकते हैं हेज रेशियो। 2/3 लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ कैलकुलेशन वाइज भी, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा, देखो ऊपर वाली चीज़ को मैं नहीं कैलकुलेट करूँगा, ऑल्दो कैलकुलेट कर सकते हैं बट समझदारी ये रहेगी यार कि नीचे वाला कैलकुलेट करना, उसमें सिर्फ माइनस भी नहीं करना उसमें। तो 720 to 2/3 आ गया 480, लेकिन 480 को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो 480 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करेंगे किससे, जो आज हम पैसे दे रहे हैं, आज कितने पैसे दे रहे हैं, 800 इंटू 2/3 माइनस कॉल की वैल्यू, तो इससे इक्वेट करके हमारे पास कॉल की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। इट वॉज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा हैवी हो गया, बट स्टिल हाँ वी कंप्लीटेड मेजर पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव प्राइसिंग। एक्चुअली में डेरिवेटिव की प्राइसिंग के पीछे का रीजन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज। अरे बार बार यही तो बोल रहा था, आर्बिट्राज ना हो जाए, ऐसा हो गया तो आर्बिट्राज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो द थिंग इज आर्बिट्राज इज द रीजन। वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्राइस अ डेरिवेटिव। सबसे पहले भैया हमें तो ये पता होना चाहिए कि जो शेयर्स हैं वो रैंडम वॉक करते हैं, उसको प्रिडिक्ट नहीं करते। देयर इज अ स्टोकेस्टिक मूवमेंट जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं करते, जैसे एटम्स मूव करते हैं उनकी कोई मूवमेंट का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसी तरीके से शेयर्स का प्राइस का हम मूवमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ वी कैन हैव अ व्यू कि हाँ ऊपर जाएगा तो इतना जाएगा, नीचे जाएगा तो इतना जाएगा, आइडिया ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग, बाइनोमियल देखो नाम में छुपा हुआ है कि इसमें दो हम मानते हैं कि या तो शेयर यहाँ, या तो शेयर इतना ऊपर, या तो शेयर इतना नीचे। assumes that what type of stochastic process, it assumes that stock price follow a discrete process। वैसे तो स्टॉक का प्राइस कुछ भी ऊपर कुछ भी नीचे जा सकता है, लेकिन बाइनोमियल वाला मानता है देखो शेयर ना या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, और इतना ऊपर जाएगा इतना नीचे जाएगा। मान लो 400 से 450 जाएगा, बीच में 410 415 नहीं, सीधा 400 से 450 जाएगा, वो डिस्क्रीट प्रोसेस देखता है, ठीक है। वेयर देयर आर ओनली टू पॉसिबल स्टॉक प्राइसेस ऑन मैच्योरिटी, US एंड UD, कि अपसाइड इतना जाएगा डाउन साइड इतना जाएगा। व्हाट अबाउट वॉलेटिलिटी, अरे देखो ना, अगर इसने बोल दिया, इस मॉडल ने बोल दिया 400 से या तो 450 जाएगा या तो 300 जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपसाइड और डाउन साइड में तो वॉलेटिलिटी कैप्चर हो गई ना। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, बोलेगा कि अब बताओ कि बाइनोमियल वाला तो वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडर करता ही नहीं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू करता है, कैसे करता है, अपसाइड और डाउन साइड जो बता देता है, इसमें वॉलेटिलिटी तो कैप्चर करके बता ही देता है ना कितनी वॉलेटिलिटी होगी। ओके What were you doing in this example? Actually इन एग्जाम्पल्स में कर रहे थे, we were using a particular approach of derivative pricing known as risk free portfolio approach, कि हम इसमें रिस्क फ्री हम पोर्टफोलियो अप्रोच कर रहे थे। कैसे, डेल्टा ऑफ शेयर बाय कर रहे थे और कॉल हम सेल कर रहे थे। This approach involves a combining a derivative with a certain payoff to the share to construct a risk free portfolio sort of treasury। अब मैं ये बकवास में नहीं कराऊंगा, जितना होना तो हो गया ये सब चीज़ें, ठीक है। पोर्टफोलियो शुड गिव यील्ड, पोर्टफोलियो शुड यील्ड RF, क्योंकि देखो आगे जाके मुझे सर्टेन एक चीज़ मिलनी है ना, मुझे 140 मिलने हैं और यहाँ पे मुझे 140 मिलने हैं। जब सर्टेन मिलनी है, सर्टेन कौन देता है पैसे, सर्टेन गवर्नमेंट देती है, मतलब ट्रेजरी देती है। ट्रेजरी से भी कौन सा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है हमें, रिस्क फ्री मिलता है। इसलिए इसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम RF से हम डिस्काउंटिंग करते हैं, सिंपल। एंड ऑन दिस बेसिस वी बैक आउट, और इससे हम बैक आउट कर लेते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए डेरिवेटिव का प्राइस, डिपेंडिंग ऑन आज हम कितने पैसे लगा रहे हैं। वही चीज़, जो चीज़ बोली है वही चीज़ थ्योरी में लगा रहे हैं। क्या और कोई भी मेथड है बाइनोमियल के अलावा? देखो बाइनोमियल में एक चीज़ है ना, एक लोग ये सोचते हैं कि दो प्राइस कैसे हो सकते हैं। अरे यार तो तुम दो और मल्टीपल बाइनोमियल मॉडल लगा दो ना, कि शेयर का प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल बाइनोमियल वो बना के वैसा भी कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर, हो सकता है ये बाइनोमियल बना हो हाफ सेकेंड का, फिर हाफ सेकंड का और फिर हाफ सेकंड का और। तो बाइनोमियल मॉडल ऑल्दो इट्स देखने में लगता है यार ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 6 महीने में या तो इतना जाएगा या तो इतना जाएगा, दैट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। तो एक काम करो, 6 महीने को 3 महीने में लाओ, 3 महीने को 1.5 महीने, 1.5 महीने को 1 दिन, 10 घंटे, 1 घंटा, 10 सेकंड, 15 सेकंड। तो अब वो ला के यू कैन अप्लाई, बट हाँ
ये चीज़ मैनुअली नहीं की जाती, ये चीज़ कंप्यूटर्स में की जाती है, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, इतना प्रोसेसिंग पावर नहीं है कि कर पाए ये चीज़ें, ठीक है। दो और अप्रोच करेंगे एंड मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर पोर्शन जो कि डेरिवेटिव का है वो कवर हो जाएगा। अगला आता है रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच। देखो रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच क्या हमका कहता है, रिस्क को खत्म कर दो। ऑल्दो सीम्स लाइक कि हाँ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच की तरह ही बन रहा है, बट लिसन, इसमें हम एक चीज़ करते हैं, हम कुछ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये प्रोबेबिलिटी निकलती कहाँ से है, मान लो हम रिस्क फ्री वर्ल्ड में होते तो देखो ये पोर्टफोलियो, ये जो अप्रोच कर रहे हैं इसमें बात रिस्क फ्री की होगी, लेकिन हम यहाँ पे रह के ही बात कर रहे हैं। रीज़न आपको समझ आएगा, लास्ट में समझा दूंगा किस तरीके से रिस्क फ्री वर्ल्ड में हम प्राइसिंग तो हम रिस्क फ्री में रह के कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइस हमारा एक्चुअल वर्ल्ड का आता है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आ सकता है, क्या जो प्राइस निकल के आता है रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मेथड से, प्रोबेबिलिटी क्या रिस्क फ्री वर्ल्ड की निकलती है? हाँ। क्या जो हम यहाँ पर डिस्काउंटिंग करते हैं वो रिस्क फ्री से करते हैं? हाँ। तो क्या इसका आंसर रिस्क फ्री वर्ल्ड के हिसाब से आता है या हमारी जो रिस्क एवर्स वर्ल्ड है उसके हिसाब से आता है? आंसर रिस्क एवर्स वर्ल्ड के हिसाब से आता है। आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ जिससे कि अगर बाद में अगर मैं भूल गया बताना तो हाँ वो चीज़ समझ आ जाएगी। अगर मैं ये ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ ले रहा हूँ जो कि रिस्क फ्री वर्ल्ड की हैं, तो मेरे पास ये जो आंसर आएगा इन दोनों का, मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो आएगा, मान लो एक्स आ गया, एक्स कौन सा पे ऑफ है? रिस्क फ्री वर्ल्ड का। अब इसकी अगर मैं डिस्काउंटिंग भी रिस्क फ्री से करूँगा तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा वो डिपेंड नहीं करता ना। मान लो रिस्क फ्री नहीं है, मान लो भैया ऐसी दुनिया है भाई हम तो 18% रिटर्न चाहते हैं, हम तो 20% रिटर्न चाहते हैं। एक काम करो ना, ऊपर 20% के हिसाब से एक्स निकाल दो और नीचे डिस्काउंटिंग भी 20% से कर दो, तो अल्टीमेटली ऊपर 20 नीचे 20 कट के तो आंसर तो वही आना है ना, चाहे रिस्क फ्री से करो, चाहे रिस्क न्यूट्रल से करो, चाहे रिस्क एवर से करो, चाहे रिस्क सीकिंग से करो, चाहे रिस्क लविंग से करो। सो द आंसर एक्चुअली वही आना है, बट इसमें हम एक ऐसी अप्रोच लेके चलते हैं कि जिसमें हम रिस्क फ्री वर्ल्ड में अगर रहते तो क्या पे ऑफ होता, और उसी से हम डिस्काउंटिंग करते हैं। जब ऊपर भी वही नीचे भी वही तो रिस्क फ्री कट जाता है, तो एक्चुअल में जो प्राइसिंग आनी चाहिए वो आ जाती है। आई नो थोड़ा ऊपर से गया होगा, बट स्टिल हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ बेटर रहेगी, बट अंडरस्टैंडिंग इसमें उतनी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट एट CFA लेवल 1। पाई जो है एक सूडो प्रोबेबिलिटी होती है। ये प्रोबेबिलिटी क्या एक रिस्क सीकिंग बंदे की है या रिस्क लविंग बंदे की है या एक रिस्क न्यूट्रल बंदे की? ये एक रिस्क न्यूट्रल बंदे की है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, क्या हमें प्रोबेबिलिटी जानने की जरूरत है? प्रोबेबिलिटी जानने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमें रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है। हम किसी बंदे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस वर्ल्ड में अगर होते तो क्या प्रोबेबिलिटी होती। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत होती है? रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच में नहीं ज़रूरत होती। मैं ये नहीं, मुझे नहीं, आप बोलो कि सर इसकी ना प्रोबेबिलिटी 80% ऊपर जाएगा और ना 20% नीचे जाएगा, मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी ही नहीं। ये आपसे प्रोबेबिलिटी मांगता ही नहीं है, ये नकली, सूडो का मतलब होता है फेक, ये एक फेक प्रोबेबिलिटी बनाता है। दैट इज प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल इन द रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड, ठीक है। जनरली गिवन बाय R - D। देखो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन पे जाऊंगा वो एक अलग ही, मैं कहूँगा अलग फ्लो बन जाएगा, फिर जो अभी फ्लो बना हुआ है ना वो टूट जाएगा सारा। द थिंग इज इसमें फैक्टर लेते हैं, फैक्टर ऑफ रिस्क फ्री माइनस, देखो रिस्क फ्री तो लेना पड़ेगा ना, फैक्टर ऑफ रिस्क फ्री माइनस डाउन साइड का फैक्टर, अपसाइड का फैक्टर माइनस डाउन साइड का फैक्टर। सिंपल, इसको फील वाइज अगर हम देखें, रिस्क फ्री माइनस डाउन, अप माइनस डाउन, मतलब बार बार इसको रिपीट करेंगे, फ्लो में बैठ जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। देखो फैक्टर हम लेंगे, ठीक है ना, तो रिस्क फ्री है 1.04, मैंने ले लिया। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 500 से 600, तो मतलब 600/500 आ जाएगा ना फैक्टर 1.2, तो 1.2 अपसाइड हो गया। डाउन साइड क्या है 450/500, दैट इज 0.9, ठीक है। तो हमारे पास जाएगा 7/15, तो 7/15 ये पाए है, और देखो ना अगर ऊपर जाने का चांस है 7/15 तो नीचे जाने का चांस क्या है 8/15। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 7/15 × 600, 7/15 पे ये ना थोड़ा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज करता हूँ मैं, हाँ। तो मैं कह सकता हूँ 7/15 × 600 प्लस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/15 × नीचे जाएगा तो कितने मिलेंगे 450। इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू स्टॉक का प्राइस 500। इसके ऊपर देख लेते हैं किस तरीके से किया गया है। सॉरी, दैट शुड बी इक्वल टू द कॉल का प्राइस, क्योंकि एक्चुअली हम कॉल का तो निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। दैट शुड बी इक्वल टू द कॉल का प्राइस। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ
कॉल ऑप्शन टुडे इज इक्वल टू पाई सी यू इंटू 1 माइनस पाई सी डी। देखो फॉर्मुले वाइज याद करना है, याद कुछ भी कर लो, थिंग इसकी फील आनी चाहिए। आगे की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको पीछे आर एफ की तरह हम डिस्काउंट कर देंगे। 40.38 1000 का शेयर है, 990 की बात हुई है, इतना है। तो इस केस में क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन देखो हम वो वाली पहले वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं, डेल्टा हेज वाली अप्रोच भी, वो उससे भी आंसर ये आएगा, इससे भी आंसर वही है, आंसर सबसे सेम ही आएगा, ठीक है ना। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलेगा इस मेथड से निकालो, जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से निकालो यार, कोई ऐसी बात थोड़ी है। 1.04 माइनस डाउन साइड कितना है 0.8, अप साइड कितना है 1.3, ये आ गया 0.48। अब 0.48 को सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो ना यार, 0 से मल्टीप्लाई करने का तो बनता नहीं है। तो समझदार व्यक्ति वो होगा जो ऊपर वाली चीज़ को सिर्फ देखेगा। डिवाइड बाय 1.0504। तो एग्जाम में अगर आए, मैं पर्सनली प्रेफर ये मेथड करता हूँ। इसमें सिंपल क्या करना होता है, रिस्क फ्री का फैक्टर माइनस नीचे का फैक्टर डिवाइड बाय ऊपर का फैक्टर माइनस नीचे का फैक्टर, जो भी आंसर आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी ऊपर वाली वैल्यू है, मतलब जिस पे नेगेटिव वाला नहीं है। मतलब कि अब इसमें भी क्या चीज़ रहेगी, 0.48 एक्चुअली ऊपर का आता है, ये ध्यान रखना, और 0.52 ये नीचे का आता है। अगर मान लो पुट है तो पुट में नीचे आंसर आएगा, कॉल है तो ऊपर आंसर आएगा। तो अगर पुट का क्वेश्चन है तो इस 1 माइनस दिस इससे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कॉल का ऑप्शन है तो सीधा सीधा जो हमारा 0.48 आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आया उसकी पीवी निकाल दो, वही आ गई आपकी कॉल की वैल्यू। और अगर यहाँ पे पुट वाला ऑप्शन है तो पुट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हम यहाँ पे 0.52 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और हमारे पास क्या आ जाएगा वो, और उसकी हम करेंगे पीवी। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। आई नो बहुत हैवी हो रहा है, बट दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्लास, ट्रस्ट मी। 800 का प्राइस है, ऊपर इतना नीचे इतना, कॉल इतना ये इतना, फैक्टर माइनस फैक्टर, ऊपर देखो रिस्क फ्री कितना है, इसमें हम रिस्क फ्री मान रहे हैं 1.05, आई थिंक 1.04 होना चाहिए बाय मिस्टेक, आई थिंक आई माइट हैव डन द मिस्टेक हियर, 1.04 होना चाहिए, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.05 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.9, तो हमारे पास आ गया 0.5। तो 0.5 सिर्फ हम ऊपर वाले को देखेंगे, 0.5 इंटू 160 जो हो गया 80, तो 80 का हम पीवी निकालें, 80 डिवाइड बाय 1.05, तो हमारे पास आ जाएगी कॉल की वैल्यू। तो आज की क्लास में इतनी रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में हमारा पूरा डेरिवेटिव सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू।